अभी सारे टेस्ट का डिस्कशन होगा ही वन बाय वन, तुम लोग टेस्ट में इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अभी फिर यही क्लास में बताना पड़ेगा। बताओ वन बाय वन क्या पूछना है, मैं बस हिंट दूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट डिस्कशन आज वन टेस्ट मॉक टेस्ट वन का डिस्कशन हुआ है, ऐसे ही चलता रहेगा एग्जाम तक, डिस्कशन चलता रहेगा। अब पहले क्वेश्चन में 40 क्या का डाउट है? मुझे हाँ, पहले क्वेश्चन में वो फॉर्मूला मुझे 1/√पाई वाला याद था, लेकिन मॉड एक्स मॉड वाई के लिए क्या होता है वो जानना था। वही होता है जो एक्स के लिए, वही मॉड एक्स मॉड वाई के लिए होता है, सेम ही होता है। बट सर आंसर उसका डबल दिया है, मतलब 2/√पाई दिया है। नहीं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, ऐसा थोड़ी कि जो एक्स का ई एक्स और सेम ही थोड़ी होगा, तुम्हें तो फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ऐसा थोड़ी है कि हाफ ई ऑफ एक्स, अब इसमें क्या ही बताऊं तुम्हें मैं, मतलब मैक्स ऑफ एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला मैक्स ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई का है। अब ये थोड़ी है कि जो उसका एक्सपेक्टेशन आएगा वही इसका एक्सपेक्टेशन आएगा, तो लगा के देखना पड़ेगा निकाल के। तुम क्या कहना चाह रहे हो, इसका फॉर्मूला तो ये है, अब ये तो ये थोड़ी कि इसका जो एक्सपेक्टेशन है वही इसका आएगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ इसका तब आएगा। निकालना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि उसका देख के इसका आंसर लगा देंगे हम। इस लगाओ दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन, अब करो कैलकुलेट ये चीजें, तो वो तुम्हें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि जो उसका आंसर है वही इसका आंसर, दोनों अलग अलग रैंडम वेरिएबल है। एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, सेम थोड़ी है कि दोनों का सेम आंसर आएगा, इसलिए अलग आएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करो। नेक्स्ट में बताओ क्या है डाउट है? 34। नेक्स्ट 34 में मुझे आ रहा था कि अगर एक्स एन कन्वर्जेंट है तो वाई एन कन्वर्जेंट होगा, तो वाई एन कन्वर्जेंट है तो एक्स एन कन्वर्जेंट होगा, मतलब बी और सी आ रहा था। इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ मुझे एक्स एन की वैल्यू वाई एन के टर्म में क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। -y(n/1 + y)। बाकी लोग वेरीफाई करना सही बता रहे हैं क्या? अब बताओ। एक्स एन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, तो वाई एन क्या हाँ होगा? फॉर एग्जांपल n लिया था तो उससे a फॉल्स हो गया था, a और d। नहीं नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो एक्स एन कन्वर्ज करती है एल पे, तो वाई एन कहाँ कन्वर्ज करेगी? इस पे। हाँ और अगर वाई एन कन्वर्ज करती है एल पे तो एक्स एन कहाँ कन्वर्ज करेगी? माइनस है हाँ। और ये ठीक से कैलकुलेशन चेक करो तुमने सही किया है नहीं किया है, ये देख लो बस, क्योंकि अगर एक्स एन पॉजिटिव है तो वाई एन पॉजिटिव होगा, और अगर वाई एन पॉजिटिव है तुम्हारा एक्स एन निगेटिव आ जा रहा है, ये ठीक वाई से। एन अपॉन 1 - y n। हाँ वही ना, तो ठीक से कैलकुलेशन करो ना, वाई एन अपॉन। 1 - y n। हाँ, अब यहाँ पे देखो, एक्स एन जो है, अगर एक्स एन एल पे कन्वर्ज करती है तो क्या डाउट आ जाता है भाई, वाई एन एल पे कन्वर्ज कर रही है तो एक्स एन कन्वर्ज करेगी एल अपॉन वन माइनस एल पे। अब सोचो अगर एल वन हो गया तो क्या होगा इसका एक्स एन का? डाइवर्जेंट। फिर तो लगाओ उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चॉइस, कि अगर वाई एन एल वन पे कन्वर्ज किया तो एक्स एन टू कन्वर्ज टू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो डज नॉट कन्वर्ज, तो वाई एन का कन्वर्जेंस गारंटी नहीं देगा एक्स एन कन्वर्जेंस का। अच्छा यहाँ आप ध्यान से देखो, अगर एक्स एन माइनस वन पे कन्वर्ज कर गई तो, लेकिन क्वेश्चन है क्या माइनस वन पे कन्वर्ज कर सकती है एक्स एन? नहीं। क्योंकि क्वेश्चन तो पॉजिटिव है, हाँ तो इसका मतलब है कि ये तो पॉजिटिव है, तो ये कभी जीरो नॉन नेगेटिव वो होना ही नहीं है इन्फिनिटी, तो ये तो ओके है। तो अगर एक्स एन कन्वर्ज करेगी तो वाई एन कन्वर्ज करने की गारंटी है, लेकिन अगर वाई एन कन्वर्ज करती है वन पे, तो व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स एन, देन एक्स डज नॉट कन्वर्ज हो जाएगी। तो कोई ऐसा एग्जांपल लो वाई एन का, क्या कंफ्यूजन है, दूर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? मैंने काउंटर एग्जांपल पहले n लिया था, तो n तो एक्स एन को n लिया था, तो वाई एन कन्वर्जेंट आ रहा था, लेकिन एक्स एन तो डाइवर्जेंट है। मैं अभी क्या बोल रहा हूं, अगर एक्स एन कन्वर्जेंट है तो वाई एन कन्वर्जेंट होगा,
हाँ, अगर वाई एन कन्वर्जेंट है तो एक्स एन मे नॉट बी कन्वर्जेंट। यस सर। हाँ, अब तुम क्या करना चाह रहे हो? नहीं, मैं आपको कह रहा था कि जब मैंने सॉल्व किया था तब तो मैंने एक्सएन को एन लिया था, क्यों लिया तो एन? वाई किस ऑप्शन के हिसाब से एन लिया? कौन सा ऑप्शन तुम्हें सजेस्ट कर रहा है एन लेने के लिए, मुझे बताओ। विच ऑप्शन सजेस्ट यू टेक एन? पॉजिटिव रियल नंबर दिया तो इसलिए एन लिया था। अरे भाई, तो ऑप्शन को तुम डिस्कार्ड करोगे तो अजम्पशन के हिसाब से एग्जाम्पल है, कुछ भी ले लेंगे हमें। क्वेश्चन है एन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा कहाँ अजम्पशन है कि इफ एक्स एन इज डाइवर्जेंट? ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं। फिर तो क्यों तुम्हें एन लेने की जरूरत पड़ रही है? एन की यहाँ जरूरत ही नहीं है, तुम जो कर रहे हो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम अज्यूम जब कोई करते, जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भी नहीं ले लेते हैं। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स से बोलता है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वहां हम एग्जाम्पल स्क्यू सिमेट्रिक लेते हैं, वहां कोई भी मैट्रिक्स नहीं ले लेते, वहां सिमेट्रिक नहीं ले लेंगे हम। अब तुम कहोगे सिमेट्रिक के लिए ऐसा हो रहा है, भाई क्यों सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे हम? अगर ऑप्शन में लिखा है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वाई विल आई चेक फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर क्वेश्चन में कह रहा है इफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट, इफ वाई एन इज कन्वर्जेंट, सो वाई यू आर टेकिंग अनबाउंडेड एग्जाम्पल? क्या तुम्हें ऐसा लगा है कि लेना चाहिए मुझे? इफ में क्या है, पहला ऑप्शन कर रहा है इफ वाई एन इज कन्वर्जेंट, तो वाई चूज करो ना भाई, एक्स क्यों चूज कर रहे हो तुम? इफ वाला चीज चूज करते ना हम, तुम देने वाला क्यों चूज कर रहे हो? समझ गया। तो क्वेश्चन के डिमांड को समझो, उसके अकॉर्डिंग काम करो। नेक्स्ट में बताओ। 39 में सी और डी करेक्ट आ रहा था मुझे, सी आंसर और बी डी, सी दिया। सी और डी ऑप्शन डी एन कन्वर्ज करेगा। तो अगर ए और बी इक्वल हो गया, चलो मान लो ए और बी दोनों इक्वल है, तो डी एन वन हो जाएगा, है ना? हाँ। और ए अगर मोर देन बी हो गया तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। डी कैसे ट्रू आ रहा है तुम्हारा? डेली अगर ए मोर देन बी, एग्जाम्पल के लिए मान लो ए टू है बी वन है, तो न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक आएगी, डिनोमिनेटर लीनियर आएगी। तो कन्वर्ट कैसे कर जा रही है? चेक करो। एन को वन, ए को वन लो, डी ऑप्शन कह रहा है ना ए मोर देन बी, तो ए को टू लो, बी को वन लो, क्या आएगा? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? एन चूज टू अपॉन एन चूज वन, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट। फिर तुम्हारा कैसे डी ट्रू आ रहा है? सी ट्रू होगा, क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल होगा तो एन चूज ए अपॉन एन चूज ए वन आ मैंने गया। बोला मेरा सी डी ट्रू आ रहा है, आंसर बी सी दिया है, डी ट्रू आ रहा है मेरा। डी ट्रू नहीं है ना। डी क्या कह रहा है? ए मोर देन बी होगा तो डीएन सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। तुम मुझे बताओ ना, ए को टू रख रहा हूं, बी को वन रख रहा हूं, तो डीएन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है? हाँ हाँ, डाइवर्स कर रही है। तो डी ऑप्शन तो गलत है, तो अगर ऑप्शन में भी दिया तब भी गलत है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि तुमने जो अभी तक सीखा है ना, और उससे जो आंसर आ रहा है ना, वही सही है, भले तुम गलत ही क्यों ना हो। क्योंकि एग्जाम में तुम वही लगा के आओगे जो तुम्हारा दिमाग कहता है, और अगर खुद पे भरोसा नहीं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन तुम्हें सही नहीं होगा। तो एटलीस्ट तुम जिस लेवल पे भी हो अपने पे भरोसा रखो, क्योंकि वही भरोसा तुम्हारा एग्जाम निकलवाएगा। और अगर खुद पे भरोसा नहीं है, कहीं पे गलत सॉल्यूशन देख लिए, गलत आंसर की देख लिए, उसके पीछे भाग रहे हैं, तो एग्जाम में जितने भी आंसर सॉल्व करो किसी पे तुम्हें ट्रस्ट नहीं होगा, तुम्हें लगेगा सब गलत कर रहे हो तुम। तो जरूरी है कि अभी जो सॉल्व कर रहे हो खुद पे भरोसा रखो, तुम जो कर रहे हो गलत है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, समझ जाएंगे एटलीस्ट इनिशियली। तो अब ये नहीं कि ऑप्शन में डी दे दिया तो हम डी को प्रूव करेंगे सही है, गलत हो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा अपना जो अंडरस्टैंडिंग कहता है वो सही है, क्योंकि एग्जाम में वही काम आएगा। एग्जाम में यू आर नॉट श्योर कि जो तुम कर रहे हो सही है गलत है, लेकिन इतना बिलीफ रखो कि जो कर रहे हो सही है। गलत तो होगा ही कुछ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो कर रहे हो उस पर बिलीफ रखो, तो उससे क्या बोलते हो, इससे एग्जाम में तुम्हारा कहता धड़कन नहीं बढ़ेगी, वो तुम्हारा ना जो पैनिक सिचुएशन वो नहीं आएगी। ये चीजें हैं अगर खुद पे भरोसा है तो। एनीवे तो इसमें डी गलत ऑप्शन है, बी सही है, बी सही है, सी सही है। ए लेस देन बी है ना, तो ए लेस देन बी है तो मतलब एन चूज ए, एन चूज वन, एन हो गया, और एन चूज बी है ना, तो टर्म्स उसके अकॉर्डिंग आते रहेंगे। अगर तुम लेते हो, लेकिन अच्छा मुझे डिस्कार्ड भी तो करना है ना। सो एक मिनट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेकर ट्राई करो ना। जैसे मान लो अभी के लिए मैं अगर देखूं कि ए एन माइनस वन है और बी एन है, लेट से, ठीक, सो क्या होगा? ये बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कर रहा हूं, तो
ठीक है ना, n-1, तो यहाँ मैंने a लेस देन b लिया। अब बताओ n चूज n-1 और n चूज n, कितना आएगा? n टेंस टू इन्फिनिटी पे जा रही है, तो b भी गलत हो गया इसके अकॉर्डिंग, तो गलत नहीं हो गया? लेकिन अच्छा, लेकिन क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्या हम वेरिएबल ले सकते हैं? क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन ये आर तो नहीं है ना हमारा, तो ए बी कोई फिक्स रियल नंबर के मुझे ऐसा लग रहा है बात करना चाह रहा है, फॉर अ 2 और फिक्स, 1 ले लो। है ना, तो ये तो वेरिएबल हो गया ना, तो फॉर फिक्स एन रहेगा, लेकिन एन लार्ज के लिए तो नहीं होगा, तो कोई फिक्स्ड एन के लिए अगर हम बात करेंगे, फॉर अ फिक्स्ड एन तो क्या होगा, एन चूज 1, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, डी एन कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यू, तो गलत है, सी सही है ना, सी इज फाइन, ए लेस देन बी, ए मोर देन बी, एन चूज ए का मतलब होता क्या जरा समझो, एन चूज ए का क्या मतलब है, नंबर ऑफ, अच्छा इसके अकॉर्डिंग सोच सकते हो ना तुम, इसके अकॉर्डिंग सोच लो, और अपॉन एन चूज बी इसके अकॉर्डिंग सोचो, अब देखो क्या होगा, तो ये तो बी फैक्टोरियल एन माइनस बी फैक्टोरियल, तो इसको जब सिंप्लीफाई करें कितने फैक्टर्स आएगा, एन, n-1, कहाँ तक आएगा ये, n-a -1 यहाँ तक आएगा ना, और नीचे n-1 यहाँ तक आएगा, बाकी कट जाएगा, ठीक है, और बाकी ये बचा हुआ है बी फैक्टोरियल अपॉन ए फैक्टोरियल, तो ये तुम्हारा फिक्स नंबर है, अब सोचो इसके बारे में, अब डिसाइड करना तो आसान नहीं है, सोचो इसके बारे में, ए भी कोई फिक्स रियल नंबर है, तो यहाँ कितने फैक्टर्स हैं, यहाँ ए टर्म्स हैं, ए टर्म्स हैं टोटल, यहाँ बी टर्म्स हैं, चेक करो, अब मान लो अगर ए बड़ा है बी से, तो मतलब तुम्हारे पास न्यूमरेटर में ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो कहाँ जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, हाँ, तो ए लार्ज है बी से, तो ए डोमिनेटिंग इन्फिनिटी पे ले जाएगा खींच के, ए लेस देन बी है तो डिनोमिनेटर डोमिनेटिंग है तो जीरो पे ले जाएगा खींच के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ए ज्यादा है बी से ना, तो ये तो डाइवर्ज ही करेगी, तो डी तो पक्का गलत है, और बी और सी सही है, ठीक है, वो n-a, हाँ समझ गया। ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट में लोगे ना, यहाँ जीरो से स्टार्ट, n-0 से लेके n-a-1 तक है, अगर a-1 को ब्रैकेट में ले लोगे तो, ठीक है, इसमें बी सी सही है, तो उसको बता देना कौन सा टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा टेस्ट, ठीक है, हो गया तुम्हारे, और बचे हैं कुछ, नेक्स्ट में बताओ क्या है, कुछ लास्ट में cd आ रहा था। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, लैम्डा आइगन वैल्यू है तो लैम्डा नॉन जीरो होगी, तो फॉल्स है ना, जीरो भी तो हो सकती है लैम्डा, हाँ, हाँ, और अगर ऑल आइगन वैल्यू जीरो है तो मैट्रिक्स को जीरो होना पड़ेगा, ये भी सही है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ना, एक फॉल्स मिनट, होगा। ओ एक मिनट सॉरी, डिटर्मिनेंट ना, रैंक, एक मिनट रैंक की बात करते हैं, रैंक जीरो पे होता है ऐसा, आइगन वैल्यू पे नहीं, है ना, अगर रैंक किसी मैट्रिक्स की जीरो है तो इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज जीरो, यही ना, हाँ, इट्स नॉट फॉर आइगन वैल्यू, सही कह रहे हो, जैसे हम लोग ऐसा बनाते हैं ना, 2x2 का ही ले लो, 0 0 0 1 0, तो इसकी दोनों आइगन वैल्यू जीरो है, बट जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि अगर मतलब कन्वर्स ट्रू है इसका, जीरो मैट्रिक्स हैज ऑल आइगन वैल्यू जीरो, बट ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो डज नॉट गारंटी कि इट इज जीरो मैट्रिक्स, सो डी फॉल्स है, सी भी फॉल्स है, अच्छा बी क्या कह रहा है, v इज एन आइगन वेक्टर देन v हैज टू बी नॉन जीरो, ये डेफिनेशन है, तो v हैज टू बी नॉन जीरो, सो b इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एटलीस्ट वन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू, हाँ ये तो सही है, तो सी और डी फॉल्स ऑप्शन है, ठीक है, सही सोच रहे हो तुम, ठीक है, टेस्ट नंबर 30 है ये। 30 है, तो इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है इसमें, 40 ऑप्शन में क्या लगा रखा है, 40 में 40 में a b c लगा रखा है। आइगन वेक्टर है तो फॉल्स चुनना है ना, तो सी डी, अच्छा एक मिनट, तो
क्वेश्चन नंबर 40 में, ये टेस्ट नंबर 30 है तुम्हारा, है ना? हाँ, 1 मिनट। फुल लेंथ या मॉक यूनिट वाइज? फुल लेंथ ना? फुल लेंथ। हम्म। सर मॉक्स में 55 और 60 के बीच में स्कोर डिसेंट है ना, मतलब ठीक ठाक है ना अभी हाँ, के लिए? लेवल के हिसाब से ठीक है। अगर क्वेश्चन में डिफिकल्ट लेवल है तो कंपटीशन पता चल जाएगा तुम्हें, बाकी बच्चों में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। जैसे पिछले साल तुम शुरू वाले वीडियोज अगर देखोगे, जो बच्चे शुरू में तैयार का था, मैं दिखाया था उस समय, या जो बच्चे, जैसे तुम मनुप्रिया के अगर तुम रैंक देखते, हर टेस्ट में वो रैंक 2 3 4 5 2 3 4 5 उसके आते थे, 1 से 5 में ही रहता था हमेशा। तो जहाँ में उसके अकॉर्डिंग रैंक आया। तो मैं कह रहा हूँ, जिससे हमारा पोर्टल पे अगर 100 200 बच्चा अभी टेस्ट देना शुरू किया है, तो इन 200 बच्चे में जो बच्चा कंसिस्टेंटली टॉप 10 में है, तो एग्जाम में भी ऑलमोस्ट टॉप 10 में रैंक आएगा। अगर बहुत खराब भी होगा तो टॉप 20 में आएगा वो। ये है। तो तुम नोटिस खुद ही कर सकते हो। तुम नोटिस करो, जो टॉप 10 का बच्चा अभी टेस्ट में चल रहा है ना, हर टेस्ट में, तो वो एग्जाम में भी टॉप 10 में होगा, या टॉप 10 नहीं भी होगा तो टॉप 20 में पक्का होगा वो। इस तरह से है, इस तरह। सर मतलब यूनिट वाइज हर तो अटेम्प्ट पॉसिबल नहीं है, पर फुल लेंथ करो, हाँ, फुल लेंथ करना जरूरी है। यूनिट वाइज छोड़ दो, क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम में 75 डेज बचे हैं, 200 टेस्ट है, तो यूनिट वाइज को इग्नोर कर सकते हो। फुल लेंथ अटेम्प्ट करते रहो, इंप्रूव करते रहो। जरूरी नहीं शुरू में अच्छे मार्क्स मतलब आएंगे, लेकिन मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी सही है कि बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और नोट्स से रिवाइज कर रहा हूँ, और एफएलटी को ज्यादा मतलब पीवाईक्यू को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और हाँ, पीवाईक्यू में तो 2 4 बार कर लोगे तो पकड़ बन जाएगा। तो उससे क्या है, पीवाईक्यू से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये अप्रोच समझ आ जाता है ना। फिर मॉक टेस्ट दोगे तो वो अप्रोच अप्लाई करने तो डेली एक एक टेस्ट तो अब दो, है ना। डेली एक एक टेस्ट दोगे 75 टेस्ट दे पाओगे, ये है। अभी 100 फुल लेंथ अपलोड होगा, तो डेली एक एक टेस्ट देते रहो, साथ में पैरेलली थ्योरीज रिवाइज करते रहो, नोट्स बना रखे हैं तो। और पीवाईक्यूज एक रेगुलर इंटरवल पे जस्ट सॉल्व कर लो, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज जरूरी भी नहीं है। ईयर वाइज तुम सॉल्व कर सकते हो, जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पज। ये जब मन ना कर रहा हो पढ़ने का, पीवाई को उठाए कर लो, क्योंकि आता तो है ही सब कुछ। तो बस उसको एक बार जस्ट वैसे ही हो जाएगा। मेनली जो मुश्किल क्वेश्चन तो तुम्हें लग रहा है शुरू में ना, उसको स्टार करके रखो, और उस पर तुम्हें रेगुलरली फोकस करने की जरूरत, सो दैट अप्रोच तुम्हारे दिमाग में रहे, ये कॉन्सेप्ट ये है। सर एक क्वेश्चन भेजा था, इसका हाँ हाँ सी हाँ। ऑप्शन कंफर्म करा जी दीजिए। जी, 1 मिनट, हाँ। सर